खुराक। कल शाम 7 बजे तक 28 लाख खुराक दी गई। 18 से 44 साल की उम्र के 1,66,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,82,00,000 से अधिक खुराक है उपलब्ध। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर रचनात्मक हुई चर्चा। वैक्सीन साझेदारी, हिंद प्रशांत और क्वाड समूह के साथ साथ अफगानिस्तान, म्यांमार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन वोजकिर पर जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा, वोल्कन वोजकिर की टिप्पणी भ्रामक और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और उस पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती है जिस पर वह आसीन है। गत चैंपियन अमित पंघाल और शिवा थापा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। पंघाल ने कजाकिस्तान के साकेन विवोसिनोव को, जबकि थापा ने शीर्ष वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान के बखदूर उस्मोनोव को दी है शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,73,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में 45 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले ये सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,84,601 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसी के साथ देश में रिकवरी रेट बढ़कर 90.80% हो चुका है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 22,28,724 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,617 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,22,512 हो गया है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 30,62,747 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा बढ़कर 20,89,82,445 हो गया है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से भारत कोविड-19 के परीक्षण के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कल तक कुल 34,11,19,909 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से कल कोरोना के लिए 20,80,048 सैंपल टेस्ट किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 22.77 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 1.82 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुदूर इलाकों तक जाकर बड़े पैमाने पर कोरोना जांच अभियान चला रही हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के केवाली और अंजाव जिले के कम्बलात गांव में आज ऐसा ही अभियान चलाया गया। लोअर दिबांग वैली जिले के केवाली गांव में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 75 सैंपल लिए गए और अच्छी बात ये रही कि सभी 75 सैंपल के नतीजे नेगेटिव आए हैं। इसी तरह अंजाव जिले के कम्बलात गांव में लगाई गई कोरोना जांच शिविर में कुल 93 सैंपल की जांच की गई और यहां भी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच इसी तरह बड़े पैमाने पर की जा रही है। देश भर में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेलवे का प्रयास लगातार जारी है। रेलवे ने अब तक देश भर के विभिन्न राज्यों में 19,400 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब तक राज्यों के 39 शहरों और कस्बों के 41 स्टेशनों पर ऑक्सीजन उतार चुकी है। रेल मंत्रालय का कहना है कि 1,150 से अधिक टैंकरों के साथ 289 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपना सफर तय कर चुकी हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे का प्रयास है कि जरूरतमंद राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने विभिन्न विषयों पर बातचीत की और कोविड-19 से
निपटने के दौरान मुश्किल समय में भारत का साथ देने के लिए बाइडेन प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। एस जयशंकर ने कहा है कि हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं और मैं आश्वस्त हूं कि आगे भी ऐसा होना जारी रहेगा। वहीं ब्लिंकन ने कहा है कि भारत और अमेरिका कई महत्वपूर्ण चुनौतियों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोविड-19 के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन वोजकिर पर जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने वोल्कन वोजकिर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भ्रामक और पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी उस पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती है जिस पर वह आसीन है। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश को लेकर उनके द्वारा किया गया उल्लेख अनुचित बताया है। वोजकिर ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में और मजबूती से लाना पाकिस्तान का कर्तव्य है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में वोल्कन वोजकिर की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया है। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए इन लोगों से आवेदन मंगाए गए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जिलाधिकारी या सचिव जरूरत पड़ने पर इस मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कराएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 10 से ज्यादा लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा और विपिन की तलाश की जा रही है। इन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद 4 शराब के ठेकों को सीज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर आबकारी विभाग को 48 घंटे में अवैध शराब के खिलाफ छापामार अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में यास तूफान का असर लगातार दूसरे दिन भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं गोरखपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, मऊ, बलिया और देवरिया में अगले 22 घंटे में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के में 140वें बैच की औपचारिक पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में 300 से ज्यादा कैडेट्स मौजूद रहे। समारोह में कोरोना नियमों का विशेष तौर पर पालन किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पाठ्यक्रम के उत्कृष्ट कैडेटों को पुरस्कृत भी किया। The spirit of 324 warriors and formed by the 4th Junior Contingent consisting of cadets of number 3 and 4 Battalion. Major Abhijit Singh is the first alumnus to have scaled the Mount Everest. Medal, Battalion Cadet Adjutant Mausam Watts. Winner of the President's Silver Medal, Battalion Cadet Captain Jayvant Tamrakar.
Winner of the President's Bronze Medal, Academy Cadet Captain Neeraj Singh Papola. Winner of the Chiefs of Staff banner, Golf Scotland. Winner of the President's Gold Medal. वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए एनडीए कैडेट्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के जटिल युद्ध क्षेत्र में फोर्स के प्रभावी इस्तेमाल के लिए सशस्त्र बलों की संयुक्तता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। I extend my heartiest congratulations to all cadets passing out from the portals of this illustrious academy today. The National Defence Academy is an iconic institution. It's a unique military academy which attracts the best of youth from our nation and friendly foreign countries. The academy's credo of Seva Paramo Dharma has guided generations of officers in service of the nation. Remember, the Indian Armed Forces have a rich legacy where our personnel have proved their mettle time and again. As proud inheritors of such a great legacy, much is expected of you. You are the future of the services and the nation. From this point onwards, everything you have trained for will start to make sense to you. Because in the armed forces, you train as you fight and you fight as you train. वहीं चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 198 कैडेट्स भव्य परेड के बाद अंतिम पग पार करते ही भारतीय सेना में अधिकारी बन गए। इसमें 167 जेंटलमैन कैडेट्स और 31 महिला कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। This is the song that instills pride in our cadets and spurs them up to meet the stiff challenges of training undaunted. And 45 कैडेट परेड निरीक्षण के लिए हजरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के YouTube चैनल्स पर भी यह सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक का आयोजन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी से जुड़े सभी उत्पादों पर आईजीएसटी को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया गया है। इन उत्पादों पर अब 31 अगस्त तक कोई आईजीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ ही ब्लैक फंगस से जुड़े एम्फोटर इसिन वी पर भी यह छूट जारी रखने का फैसला किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड से जुड़ी सामग्रियों पर नई जीएसटी दर के बारे में निर्णय के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाएगा, जो 8 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर अगर जीएसटी दरों में और कटौती की जरूरत महसूस की जाती है तो इस बाबत निर्णय किया जाएगा।
I have decided and announced in the Council to have a group of ministers quickly formed who will submit their report within 10 days, which is 8th of June, on or before 8th June, so that if there are any further reductions which need to be done, will be done. In the sense, the rates will be decided by them. So, in a way, the exemptions that we had been given, but any new rates will now be decided by them. देश में कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि एक महीने के भीतर ही रेमडेसिविर का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में जहां 10 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा था, मई में इसकी संख्या 1 करोड़ पहुंच गई है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज एक दिन में 3,50,000 शीशियों का उत्पादन हो रहा है, जबकि 11 अप्रैल 2021 तक ये संख्या 33,000 थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $60 खरब का अपना पहला बजट जारी किया है, जिसमें अमीर अमेरिका के रहने वाले लोगों पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। बजट में नए सामाजिक कार्यक्रमों तथा जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में निवेश के प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये बजट अमेरिकी संसद से पारित होने के बाद लागू होगा। रिपब्लिकन पार्टी की सीनेट सदस्य लिंडसे ग्राहम ने बजट को बेतुका और खर्चीला बताया है। दूसरी ओर व्हाइट हाउस का कहना है कि बजट से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमेरिकी संसद को सितंबर के अंत तक नया बजट मंजूर करना है और ऐसा नहीं हुआ तो सरकार का कामकाज आंशिक रूप से बंद होने की नौबत आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने टीकों के समान पहुंच का आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने यह भी कहा है कि उनका मानना है कि सही राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रोत्साहन महामारी को समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर किए जाने वाले अगले अध्ययनों पर एक प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष आपातकालीन विशेषज्ञ माइन रयान ने ब्रीफिंग के दौरान जांच में सहयोग के लिए लोगों से राजनीति को विज्ञान से अलग रखने का आग्रह किया है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस की उत्पत्ति के अपनी जांच के दूसरे चरण को स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ अंजाम देने का आह्वान किया था। इससे पहले ब्रिटेन ने भी ऐसी ही अपील की थी। This pandemic is far from over. I believe that with the right political will and the right incentives, we can see an increase in collaboration and pooling that would help end this pandemic. वहीं टीकाकरण के बारे में कुछ संदेहों को स्पष्ट करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने सम्मेलन में कहा कि जिनको कोविड हो चुका है उनमें कोविड टीके की एक खुराक प्रतिरक्षा को बढ़ाती है और वह 2 खुराक प्राप्त करने के समान है। COVID infection. So a single dose in people who've been previously infected is as good as getting 2 doses of the vaccine. यूरोपीय संघ ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक के कोरोना वायरस टीके को मंजूरी दे दी है। ये बच्चों को लगने वाला पहला टीका है जिसे मंजूरी मिली है। एम्स्टर्डम स्थित यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कहा है कि टीका किशोरों में अच्छी तरह से काम कर रहा है और साइड इफेक्ट्स के मामले में इसे लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है और इसलिए इसे मंजूरी दी गई है। ये कदम यूरोप के टीकाकरण कार्यक्रम को और आगे बढ़ावा देगा। तो वहीं जर्मनी ने भी कहा है कि वह अगले महीने से 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीका देना शुरू कर देगा। अमेरिका और कनाडा पहले ही किशोरों के लिए फाइजर को अधिकृत कर चुके हैं। ब्राजील के अमेजन वर्षा वन में भारी बारिश से नदियों को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है उसके जलस्तर को, जिससे राजधानी मनोस में एक और आपदा का खतरा पैदा हो गया है। देश पहले से ही कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित है। अमेजोनास में 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मनोस में स्थानीय लोगों को बाढ़ वाली सड़कों के बीच आने जाने के लिए फुटपाथ की एक नई प्रणाली का निर्माण करना पड़ा है। पर्यावरण शोधकर्ताओं का दावा है कि जहां वर्षा साल दर साल बदलती रहती है तो वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण विशेष रूप से भारी बारिश हो रही है।
और खबर खेल से जुड़ी हुई। गत चैंपियन अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दमदार खेल की बदौलत पुरुषों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है और उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के साकेन विवोसिनोव को मात दी है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विवोसिनोव को 5-0 से शिकस्त दी। युवा मुक्केबाज शिव थापा ने भी शानदार खेल दिखाते हुए प्रतियोगिता के शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत विजेता तजाकिस्तान के बखोदुर उसमनोव को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। जबकि 91 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के संजीत ने उज्बेकिस्तान के तुर्सनोव को सेमीफाइनल में 5-0 से हराकर भारत के लिए एक रजत पदक पक्का किया है। भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अमित पंघाल और शिव थापा जैसे संजीत तमाम खिलाड़ी जो हैं वो फाइनल पे पहुंच गए हैं। बात आगे करते हैं। एनसीसी कैडेट्स को और भी ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग मिल सके, इसके लिए रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने एनसीसी ट्रेनिंग ऐप के नए रूप को जारी किया है। एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 में इस बार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कैडेट्स से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैडेट्स को और ज़्यादा समझाने के लिए इसमें वीडियो की संख्या को भी बढ़ाकर 225 कर दिया गया है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि एनसीसी में कैडेट्स को इसरो के साथ जोड़कर जीआईएस ट्रेनिंग देने की योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एनसीसी कैडेट्स भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 का लॉन्च किया है। सर, किस तरह का ये ऐप रहेगा? इस ट्रेनिंग ऐप के द्वारा जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं उनको डिजिटल माध्यम से अपनी ट्रेनिंग की सारे इनपुट्स मिल सकेंगे। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से अपना रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इस तरह से सभी एनसीसी कैडेट्स ना केवल खुद डिजिटली पूरी तरह से सक्षम हो बल्कि अपने चारों तरफ और जो लोग हैं उनको भी डिजिटली सक्षम बना सकें। सर, आपने इसरो की बात की कि इसरो के साथ मिलकर एनसीसी कुछ करने जा रहा है, क्या रहेगा वो, किस तरह से? नहीं, ट्रेनिंग में उनके पहले जो मैप रीडिंग की ट्रेनिंग होती थी उसके साथ साथ अब हम जो है उनको सैटेलाइट इमेजरी और जीआईएस बेस्ड ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और उस ट्रेनिंग को प्रदान करने के लिए इनपुट्स हमें इसरो के एनआरएससी से मिलेंगे और जो हमारे ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, जिसके द्वारा एएनओस ट्रेन होंगे और एएनओस फिर एनसीसी कैडेट्स को फाइनली ट्रेन करेंगे। सर, कोविड काल में एनसीसी कैडेट किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं? कोविड में एनसीसी योगदान के माध्यम से देश भर में हमारे एनसीसी कैडेट्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम कर रहे हैं। हाल में बहुत सारे कैडेट्स ने हेल्प सेंटर्स, हेल्पलाइंस बनाई हैं जहाँ पे लोगों को अस्पताल में बेड की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, दवाइयों की अवेलेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कुछ कैडेट्स ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाने का काम किया है। बहुत ही सराहनीय काम किया। एनसीसी ऐप में और क्या खास होगा, इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल TK साहब। जो पहला वाला वर्जन जो माननीय रक्षा मंत्री ने अगस्त महीने में लास्ट ईयर 2020 में किया था, तो ये ट्रेनिंग वर्जन 2.0 वो पहले वाले वर्जन से काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं। सबसे पहले ये बाइलिंगुअल है, जहाँ पे लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में इसको इस्तेमाल करने का पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो पहले कॉमन सब्जेक्ट्स थे उसमें अभी स्पेशल सब्जेक्ट्स भी जुड़ गए हैं, जहाँ पे वीडियोस का सवाल है। पहले वहाँ पे 95 वीडियोस थे, अभी स्पेशल सब्जेक्ट्स के वीडियोस जुड़ने पर 130 जुड़ने पर अभी 225 वीडियोस हो गए हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम, प्रेसीज, पूरा सिलेबस और फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को जो भी है जो हिंदी में किया जा रहा है। और इसमें एक स्पेशल कैपेबिलिटी है जहाँ पे कैडेट्स अगर कोई क्वेरी है, इसमें क्वेरी ऑप्शन है, अगर कोई इशू है जहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, वो मांग सकते हैं और उसी वक्त उसको क्लैरिफिकेशन इसमें मिल जाएगा। तो ये थे एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार राय जो बता रहे थे किस तरह से ये जो ऐप है कैडेटों को फ़ायदा पहुंचाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि कैडेट इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं दोनों में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
और विपरीत परिस्थितियों में भी समाज और राष्ट्र के लिए कुछ लोग और संस्थाएं अपना काम करती रहती हैं। इस कोरोना काल में ऐसा ही प्रयास उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU के शिक्षक और छात्र चित्रों वाले मास्क बनाकर कर रहे हैं। पेश है वाराणसी से उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं। ऐसे में वाराणसी के BHU केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक ने ऑनलाइन छात्रों से पोस्टर वाले मास्क बनवाए हैं। पोस्टर वाले मास्क कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में बनवाए गए हैं ताकि लोगों को पता चले कि मास्क है जरूरी। मास्क है जरूरी, ये मुहिम छेड़ा गया। इसमें एक मास्क कितनी जिंदगियों को बचा सकता है इस कोविड के समय में, उसको लेते हुए हम लगभग 75 बच्चों का ग्रुप, हमारा स्पेशल आर्ट एजुकेशन ग्रुप बना हुआ है, उसके द्वारा ये मुहिम को चला रहे हैं। और रोज एक नए नए पोस्टर डिजाइन होके आते हैं और हर जगह पोस्ट होते हैं। बच्चों के द्वारा किया गया जो कार्य है वो जब किसी के सामने जाता है तो ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। शिक्षक के निर्देशन में चित्रों वाले मास्क छात्रों ने ऑनलाइन बनाए हैं और ये कार्य कर विद्यार्थी उत्साह से भरे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि वो भी समाज के लिए इन परिस्थितियों में कुछ कर पा रहे हैं। हमें अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करनी है कि मास्क पहने, पोस्टर्स बनाएं कोरोना वायरस पे और भी कई चीज़ें जैसे मास्क पेंटिंग करे। तो इन सब से बचाव के लिए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं और जो कई सारे सोशल साइट्स है उस पर हम अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं ताकि लोग कुछ बैड न्यूज़ सुनते हैं, इतने सारे डेथ हुए हैं, लेकिन कुछ गुड न्यूज़ भी सुने और देखें कि हम बच्चे भी कितना अपना योगदान दे रहे हैं इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। शिक्षकों और छात्रों के प्रयास से चित्रों वाले मास्क से जहां लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वहीं कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। हरिकेश बहादुर सिंह, DD न्यूज, वाराणसी। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। Your window to rising India.
India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए 1,73,000 कोरोना के नए मामले। 45 दिन में सबसे कम है मामलों की यह संख्या। लगातार 16वें दिन स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों से ज्यादा। रिकवरी दर बढ़कर
90.80% हुई। पिछले 24 घंटों में 2,84,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। कोविड टीकाकरण में भारत नित्य नई उपलब्धियां कर रहा है हासिल। अभी तक 20 करोड़ 89 लाख वैक्सीन की दी गई है खुराक। कल शाम 7 बजे तक 28 लाख खुराक दी गई। 18 से 44 साल की उम्र के 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 82 लाख से अधिक खुराक है उपलब्ध। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर रचनात्मक हुई चर्चा। वैक्सीन साझेदारी, हिंद प्रशांत और क्वाड समूह के साथ साथ अफगानिस्तान, म्यांमार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन वोजकिर पर जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा, वोल्कन वोजकिर की टिप्पणी भ्रामक और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और उस पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती है जिस पर वह आसीन है। गत चैंपियन अमित पंघाल और शिवा थापा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। पंघाल ने कजाकिस्तान के साकेन विवोसिनोव को, जबकि थापा ने शीर्ष वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान के बखदूर उस्मोनोव को दी है शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,73,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में 45 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले ये सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,84,601 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसी के साथ देश में रिकवरी रेट बढ़कर 90.80% हो चुका है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 22,28,724 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,617 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,22,512 हो गया है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 30,62,747 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा बढ़कर 20,89,82,445 हो गया है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से भारत कोविड-19 के परीक्षण के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार कल तक कुल 34,11,19,909 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से कल कोरोना के लिए 20,80,048 सैंपल टेस्ट किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 22.77 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 1.82 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुदूर इलाकों तक जाकर बड़े पैमाने पर कोरोना जांच अभियान चला रही हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के केवाली और अंजाव जिले के कम्बलात गांव में आज ऐसा ही अभियान चलाया गया। लोअर दिबांग वैली जिले के केवाली गांव में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 75 सैंपल लिए गए और अच्छी बात ये रही कि सभी 75 सैंपल के नतीजे नेगेटिव आए हैं। इसी तरह अंजाव जिले के कम्बलात गांव में लगाई गई कोरोना जांच शिविर में कुल 93 सैंपल की जांच की गई और यहां भी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच इसी तरह बड़े पैमाने पर की जा रही है। देश भर में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेलवे का प्रयास लगातार जारी है। रेलवे ने अब तक देश भर के विभिन्न राज्यों में 19,400 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब तक राज्यों के 39 शहरों और कस्बों के 41 स्टेशनों पर ऑक्सीजन उतार चुकी है। रेल मंत्रालय का कहना है कि 1,150 से अधिक टैंकरों के साथ 289 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपना सफर तय कर चुकी हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे का प्रयास है कि जरूरतमंद राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी
समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने विभिन्न विषयों पर बातचीत की और कोविड-19 से निपटने के दौरान मुश्किल समय में भारत का साथ देने के लिए बाइडेन प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। एस जयशंकर ने कहा है कि हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं और मैं आश्वस्त हूं कि आगे भी ऐसा होना जारी रहेगा। वहीं ब्लिंकन ने कहा है कि भारत और अमेरिका कई महत्वपूर्ण चुनौतियों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोविड-19 के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन वोजकिर पर जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने वोल्कन वोजकिर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भ्रामक और पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी उस पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती है जिस पर वह आसीन है। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश को लेकर उनके द्वारा किया गया उल्लेख अनुचित बताया है। वोजकिर ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में और मजबूती से लाना पाकिस्तान का कर्तव्य है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में वोल्कन वोजकिर की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया है। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए इन लोगों से आवेदन मंगाए गए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जिलाधिकारी या सचिव जरूरत पड़ने पर इस मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कराएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 10 से ज्यादा लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा और विपिन की तलाश की जा रही है। इन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद 4 शराब के ठेकों को सीज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर आबकारी विभाग को 48 घंटे में अवैध शराब के खिलाफ छापामार अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में यास तूफान का असर लगातार दूसरे दिन भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं गोरखपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, मऊ, बलिया और देवरिया में अगले 22 घंटे में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के में 140वें बैच की औपचारिक पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में 300 से ज्यादा कैडेट्स मौजूद रहे। समारोह में कोरोना नियमों का विशेष तौर पर पालन किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करणवीर सिंह ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पाठ्यक्रम के उत्कृष्ट कैडेटों को पुरस्कृत भी किया। The spirit of 324 warriors and formed by the 4th Junior Contingent consisting of cadets of number 3 and 4 Battalion. Major Abhijit Singh is the first alumnus to have scaled the Mount Everest. Medal, Battalion Cadet Adjutant Mausam Watts. Winner of the President's Silver Medal, Battalion Cadet Captain Jayant Tamrakar.
Winner of the President's Bronze Medal, Academy Cadet Captain Neeraj Singh Papola. Winner of the Chiefs of Staff banner, Golf Scotland. Winner of the President's Gold Medal. वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए एनडीए कैडेट्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के जटिल युद्ध क्षेत्र में फोर्स के प्रभावी इस्तेमाल के लिए सशस्त्र बलों की संयुक्तता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। I extend my heartiest congratulations to all cadets passing out from the portals of this illustrious academy today. The National Defence Academy is an iconic institution. It's a unique military academy which attracts the best of youth from our nation and friendly foreign countries. The academy's credo of Seva Parmo Dharma has guided generations of officers in service of the nation. Remember, the Indian Armed Forces have a rich legacy where our personnel have proved their mettle time and again. As proud inheritors of such a great legacy, much is expected of you. Your future services and the nation. From this point onwards, everything you have trained for will start to make sense to you. Because in the armed forces, you train as you fight and you fight as you train. वहीं चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 198 कैडेट्स भव्य परेड के बाद अंतिम पग पार करते ही भारतीय सेना में अधिकारी बन गए। इसमें 167 जेंटलमैन कैडेट्स और 31 महिला कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। This is the song that instills pride in our cadets and spurs them up to meet the stiff challenges of training undaunted. And 545 कैडेट फ्रंट पर फ्रंट निरीक्षण के लिए हजरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी यह सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक का आयोजन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी से जुड़े सभी उत्पादों पर आईजीएसटी को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया गया है। इन उत्पादों पर अब 31 अगस्त तक कोई आईजीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ ही ब्लैक फंगस से जुड़े एम्फोटर इसिन वी पर भी यह छूट जारी रखने का फैसला किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड से जुड़ी सामग्रियों पर नई जीएसटी दर के बारे में निर्णय के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाएगा, जो 8 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर अगर जीएसटी दरों में और कटौती की जरूरत महसूस की जाती है तो इस बाबत निर्णय किया जाएगा।
I have decided and announced in the Council to have a group of ministers quickly formed who will submit their report within 10 days, which is 8th of June, on or before 8th June, so that if there are any further reductions which need to be done, will be done. In the sense, the rates will be decided by them. So, in a way, the exemptions that we had been given, but any new rates will now be decided by them. देश में कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि एक महीने के भीतर ही रेमडेसिविर का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में जहां 10 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा था, मई में इसकी संख्या 1 करोड़ पहुंच गई है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज एक दिन में 3,50,000 शीशियों का उत्पादन हो रहा है, जबकि 11 अप्रैल 2021 तक ये संख्या 33,000 थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $60 खरब का अपना पहला बजट जारी किया है, जिसमें अमीर अमेरिका के रहने वाले लोगों पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। बजट में नए सामाजिक कार्यक्रमों तथा जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में निवेश के प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये बजट अमेरिकी संसद से पारित होने के बाद लागू होगा। रिपब्लिकन पार्टी की सीनेट सदस्य लिंडसे ग्राहम ने बजट को बेतुका और खर्चीला बताया है। दूसरी ओर व्हाइट हाउस का कहना है कि बजट से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमेरिकी संसद को सितंबर के अंत तक नया बजट मंजूर करना है और ऐसा नहीं हुआ तो सरकार का कामकाज आंशिक रूप से बंद होने की नौबत आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हुई है, साथ ही उन्होंने टीकों के समान पहुंच का आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने यह भी कहा है कि उनका मानना है कि सही राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रोत्साहन महामारी को समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर किए जाने वाले अगले अध्ययनों पर एक प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष आपातकालीन विशेषज्ञ माइन रयान ने ब्रीफिंग के दौरान जांच में सहयोग के लिए लोगों से राजनीति को विज्ञान से अलग रखने का आग्रह किया है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस की उत्पत्ति के अपनी जांच के दूसरे चरण को स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ अंजाम देने का आह्वान किया था। इससे पहले ब्रिटेन ने भी ऐसी ही अपील की थी। This pandemic is far from over. I believe that with the right political will and the right incentives, we can see an increase in collaboration and pooling that would help end this pandemic. वहीं टीकाकरण के बारे में कुछ संदेहों को स्पष्ट करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने सम्मेलन में कहा कि जिनको कोविड हो चुका है उनमें कोविड टीके की एक खुराक प्रतिरक्षा को बढ़ाती है और वह 2 खुराक प्राप्त करने के समान है। COVID infection. So a single dose in people who've been previously infected is as good as getting 2 doses of the vaccine. यूरोपीय संघ ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक के कोरोना वायरस टीके को मंजूरी दे दी है। ये बच्चों को लगने वाला पहला टीका है जिसे मंजूरी मिली है। एम्स्टर्डम स्थित यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कहा है कि टीका किशोरों में अच्छी तरह से काम कर रहा है और साइड इफेक्ट्स के मामले में इसे लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है और इसलिए इसे मंजूरी दी गई है। ये कदम यूरोप के टीकाकरण कार्यक्रम को और आगे बढ़ावा देगा। तो वहीं जर्मनी ने भी कहा है कि वह अगले महीने से 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीका देना शुरू कर देगा। अमेरिका और कनाडा पहले ही किशोरों के लिए फाइजर को अधिकृत कर चुके हैं। ब्राजील के अमेजन वर्षा वन में भारी बारिश से नदियों को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है उसके जलस्तर को, जिससे राजधानी मनोस में एक और आपदा का खतरा पैदा हो गया है। देश पहले से ही कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित है। अमेजोनास में 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मनोस में स्थानीय लोगों को बाढ़ वाली सड़कों के बीच आने जाने के लिए फुटपाथ की एक नई प्रणाली का निर्माण करना पड़ा है। पर्यावरण शोधकर्ताओं का दावा है कि जहां वर्षा साल दर साल बदलती रहती है तो वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण विशेष रूप से भारी बारिश हो रही है।
और खबर खेल से जुड़ी हुई। गत चैंपियन अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दमदार खेल की बदौलत पुरुषों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है और उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के साकेन विवोसिनोव को मात दी है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विवोसिनोव को 5-0 से शिकस्त दी। युवा मुक्केबाज शिव थापा ने भी शानदार खेल दिखाते हुए प्रतियोगिता के शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत विजेता तजाकिस्तान के बखोदुर उसमनोव को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। जबकि 91 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के संजीत ने उज्बेकिस्तान के तुर्सनोव को सेमीफाइनल में 5-0 से हराकर भारत के लिए एक रजत पदक पक्का किया है। भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अमित पंघाल और शिव थापा जैसे संजीत तमाम खिलाड़ी जो हैं वो फाइनल पे पहुंच गए हैं। बात आगे करते हैं। एनसीसी कैडेट्स को और भी ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग मिल सके, इसके लिए रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने एनसीसी ट्रेनिंग ऐप के नए रूप को जारी किया है। एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 में इस बार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कैडेट्स से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैडेट्स को और ज्यादा समझाने के लिए इसमें वीडियो की संख्या को भी बढ़ाकर 225 कर दिया गया है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि एनसीसी में कैडेट्स को इसरो के साथ जोड़कर जीआईएस ट्रेनिंग देने की योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एनसीसी कैडेट्स भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 का लॉन्च किया है। सर, किस तरह का ये ऐप रहेगा? इस ट्रेनिंग ऐप के द्वारा जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं उनको डिजिटल माध्यम से अपनी ट्रेनिंग की सारे इनपुट्स मिल सकेंगे। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से अपना रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इस तरह से सभी एनसीसी कैडेट्स ना केवल खुद डिजिटली पूरी तरह से सक्षम हो बल्कि अपने चारों तरफ और जो लोग हैं उनको भी डिजिटली सक्षम बना सकें। सर, आपने इसरो की बात की कि इसरो के साथ मिलकर एनसीसी कुछ करने जा रहा है, क्या रहेगा वो, किस तरह से? नहीं, ट्रेनिंग में उनके पहले जो मैप रीडिंग की ट्रेनिंग होती थी उसके साथ साथ अब हम जो है उनको सैटेलाइट इमेजरी और जीआईएस बेस्ड ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और उस ट्रेनिंग को प्रदान करने के लिए इनपुट्स हमें इसरो के एनआरएससी से मिलेंगे और जो हमारे ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे जिसके द्वारा एएनओस ट्रेन होंगे और एएनओस फिर एनसीसी कैडेट्स को फाइनली ट्रेन करेंगे। सर, कोविड काल में एनसीसी कैडेट किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं? कोविड में एनसीसी योगदान के माध्यम से देश भर में हमारे एनसीसी कैडेट्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम कर रहे हैं। हाल में बहुत सारे कैडेट्स ने हेल्प सेंटर्स, हेल्पलाइंस बनाई हैं जहाँ पे लोगों को अस्पताल में बेड की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, दवाइयों की अवेलेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कुछ कैडेट्स ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाने का काम किया है। बहुत ही सराहनीय काम किया। एनसीसी ऐप में और क्या खास होगा, इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल TK साहब। जो पहला वाला वर्जन जो माननीय रक्षा मंत्री ने अगस्त महीने में लास्ट ईयर 2020 में किया था, तो ये ट्रेनिंग वर्जन 2.0 वो पहले वाले वर्जन से काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं। सबसे पहले ये बाइलिंगुअल है, जहाँ पे लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में इसको इस्तेमाल करने का पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो पहले कॉमन सब्जेक्ट्स थे उसमें अभी स्पेशल सब्जेक्ट्स भी जुड़ गए हैं, जहाँ पे वीडियोस का सवाल है। पहले वहाँ पे 95 वीडियोस थे, अभी स्पेशल सब्जेक्ट्स के वीडियोस जुड़ने पर 130 जुड़ने पर अभी 225 वीडियोस हो गए हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम, प्रेसीज, पूरा सिलेबस और फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को जो भी है जो हिंदी में किया जा रहा है। और इसमें एक स्पेशल कैपेबिलिटी है जहाँ पे कैडेट्स अगर कोई क्वेरी है, इसमें क्वेरी ऑप्शन है, अगर कोई इशू है जहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, वो मांग सकते हैं और उसी वक्त उसको क्लैरिफिकेशन इसमें मिल जाएगा। तो ये थे एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार राइज जो बता रहे थे किस तरह से ये जो ऐप है कैडेटों को फ़ायदा पहुंचाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि कैडेट इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं दोनों में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
और विपरीत परिस्थितियों में भी समाज और राष्ट्र के लिए कुछ लोग और संस्थाएं अपना काम करती रहती हैं। इस कोरोना काल में ऐसा ही प्रयास उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU के शिक्षक और छात्र चित्रों वाले मास्क बनाकर कर रहे हैं। पेश है वाराणसी से उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं। ऐसे में वाराणसी के BHU केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक ने ऑनलाइन छात्रों से पोस्टर वाले मास्क बनवाए हैं। पोस्टर वाले मास्क कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में बनवाए गए हैं ताकि लोगों को पता चले कि मास्क है जरूरी। मास्क है जरूरी, ये मुहिम चला गया। इसमें एक मास्क कितनी जिंदगियों को बचा सकता है इस कोविड के समय में, उसको लेते हुए हम लगभग 75 बच्चों का ग्रुप, हमारा स्पेशल आर्ट एजुकेशन ग्रुप बना हुआ है, उसके द्वारा ये मुहिम को चला रहे हैं। और रोज एक नए नए पोस्टर डिजाइन होके आते हैं और हर जगह पोस्ट होते हैं। बच्चों के द्वारा किया गया जो कार्य है वो जब किसी के सामने जाता है तो ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। शिक्षक के निर्देशन में चित्रों वाले मास्क छात्रों ने ऑनलाइन बनाए हैं और ये कार्य कर विद्यार्थी उत्साह से भरे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि वो भी समाज के लिए इन परिस्थितियों में कुछ कर पा रहे हैं। हमें अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करनी है कि मास्क पहने, पोस्टर्स बनाएं कोरोना वायरस पे और भी कई चीज़ें जैसे मास्क पेंटिंग करे। तो इन सब से बचाव के लिए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं और जो कई सारे सोशल साइट्स है उस पर हम अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं ताकि लोग कुछ बैड न्यूज़ सुनते हैं, इतने सारे डेथ हुए हैं, लेकिन कुछ गुड न्यूज़ भी सुने और देखें कि हम बच्चे भी कितना अपना योगदान दे रहे हैं इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। शिक्षकों और छात्रों के प्रयास से चित्रों वाले मास्क से जहां लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वहीं कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। हरकेश बहादुर सिंह, DD न्यूज, वाराणसी। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। जब से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ तब से राजनीतिक दल इसको लेकर राजनीति तो कर ही रहे हैं, साथ में वीवीपैट को लेकर भी सवाल उठाए गए। एक ऐसी मशीन है जिसमें कि कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए इसको किसी तरह से भी हैक होने का प्रश्न नहीं होता। किसी भी वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट में एक भी मशीन में गलती नहीं पाई गई। हमने ऑलरेडी एक रिफॉर्म कमेटी भी बनाई हुई है। एक तो यह है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको ये आवश्यक है कि वो 3 बार अपना प्रिंट मीडिया में छपवाएं, 3 बार अपना डिजिटल मीडिया में अपने बारे में बताएं और रैलीज किस तरह से करवाई जाएं, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा चुनाव है। सी-विजिल हम लोगों का ऐप है, करीब 2 लाख हम लोगों को सी-विजिल के थ्रू सिटीजन्स ने इंफॉर्मेशन दी और इस बार करीब 1000 करोड़ से अधिक का वस्तुओं को हम लोगों ने सीज किया है। India reports 1.73 lakh daily new COVID cases, the lowest in the last 45 days. Daily recoveries continue to outnumber the daily new cases for the 16th consecutive day. Recovery rate reaches 90.80%. Over 2,84,000 patients recover in the last 24 hours. India continues to achieve a higher milestone in COVID vaccinations. Cumulative vaccine coverage exceeds 20.89 crores, including more than 28 lakh doses administered yesterday till 7 p.m. Over 1.66 crore beneficiaries are in the age group of 18 to 44 years. More than 1.82 crore doses are still available with states and union territories to be administered. The External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar meets the U.S. Secretary of State Anthony Blinken in Washington. A productive discussion takes place on various aspects of the bilateral cooperation, as well as regional and global issues, including vaccine partnership, Indo-Pacific and the Quad. The EAM says talks have further solidified our strategic partnership and enlarged our agenda for cooperation. India expresses strong opposition to the unwarranted references made by the President of the United Nations General Assembly on Jammu and Kashmir.
terms these remarks made by Volkan Bozkir as misleading and prejudiced that does a great disservice to the office he occupies. And in sports, the defending champion Amit Panghal and Shiva Thapa, they've reached the finals of the Asian Boxing Championship in Dubai, while Panghal outpunched familiar foe Sakin Bibosinov of Kazakhstan 5-0. Thapa defeated the top-seeded Bokudur Usnov of Tajikistan 4-0. So let's begin with our top story. My name is Mark Lynn. Our top story is about COVID. India's active caseload has reduced to 22,28,724 today. So the active cases have decreased since the first week, since the peak, in fact, on the 10th of May of 2021. A net decline of 1,14,428 cases have been witnessed in the last 24 hours, and active cases are now only 8.04% of the country's total positive cases. As part of the continued decline in the daily new cases, the country has recorded less than 3 lakh daily new cases for 13 consecutive days as of now. Less than 2 lakh daily new cases are being reported since the last 2 days. And 1,73,790 daily new cases were registered in the last 24 hours. India's daily recoveries continue to outnumber the daily new cases for the 16th consecutive day. 2,84,601 recoveries were registered in the last 24 hours. 1,10,811 more recoveries during the last 24 hours as compared to the daily new cases. Now, out of the people who've been infected since the beginning of the pandemic, 2,51,78,011 people have recovered from COVID-19, and 2,84,601 patients have recovered in the last 24 hours. So this constitutes an overall recovery rate which is above 90%, 90.80% to be precise. The cumulative number of COVID-19 vaccine doses administered in the country has exceeded 20.89 crores today. This is under the national vaccination drive. India is the second country after the US to achieve this landmark of 20 crore vaccinations. A total of 20 crore 89 lakh 2,445 vaccine doses have been administered through 29 lakh 72,971 sessions and over 133 days. So over 13 lakh beneficiaries are in the age group of 18 to 44 years. They've received their first dose of the vaccine on May 28. Now, as of day 133 of the vaccination drive, a total of 30 lakh 62,747 doses were given. India has moved swiftly in terms of COVID-19 detection testing since the beginning of the COVID pandemic. A total of 20,80,048 tests were conducted in the last 24 hours in the country, and cumulatively India has conducted 34.11 crore tests so far. While on one side testing has been enhanced across the country, a continued decline in weekly case positivity is noticed. Weekly positivity rate is currently at 9.84%, while the daily positivity rate has reduced and is at 8.36% today. It has remained less than 10% for 5 consecutive days now. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has said that the total lockdown will continue in the state till the 7th of June. In a statement, the Chief Minister said that groceries, fruits and vegetables will continue to be sold in local areas with the coordination of local administration. Every ration card holder will be given a bag containing 13 grocery items through the PDS system. Now, he appealed also to the people to observe the lockdown regulations along with COVID guidelines to control the pandemic. Himachal Pradesh government has decided to extend the curfew in the state till the 7th of next month with a few relaxations. This decision was taken at a high-level meeting chaired by Chief Minister Jairam Thakur in Shimla yesterday. The government has allowed shops to remain open from 9 a.m. to 2 p.m. 5 days a week.
from the 31st of this month. However, shops selling daily necessities like milk, bread, vegetables, fruits and medicines will remain open as usual on all 7 days. It was also decided that government offices will function with 30% attendance. Standalone offices with strength of up to 4 employees will remain open with full strength. Similarly, the public transport will also remain suspended till further orders. There is a cap of 20 persons in marriages and funerals, and no social political function can be held. All educational training and coaching institutes will remain closed till further orders. Nagaland government has meanwhile extended the statewide total lockdown with the existing guidelines till the 11th of June. The state has been under the lockdown since May 14. High-powered committee on Friday decided to extend the statewide total lockdown with the existing guidelines till the 11th of June. The decision was taken in the wake of the rising number of COVID-19 cases in the state and as per the feedback received from all the district task forces. The ongoing vaccination drive will continue to be aggressively implemented across the state. The Indian Railways has delivered more than 20,000 metric tons of liquid medical oxygen in more than 300 oxygen express trains to various states across the country. On mission mode, till now, Oxygen Expresses offloaded medical oxygen in around 39 cities in 15 states across the country. Oxygen Expresses offloaded liquid medical oxygen, that's called LMO, for short, at 41 stations in these 39 cities and towns. So oxygen relief by the Oxygen Expresses reached 15 states, which are Uttarakhand, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Haryana, Telangana, Punjab, Kerala, Delhi, Uttar Pradesh, Jharkhand and Assam. Now, as per the nationwide vaccination drive, the centre has been supporting the states and union territories by providing them with COVID vaccines free of cost. In addition, the government has been facilitating direct procurement of vaccines by states and union territories. Vaccination is an integral pillar of the comprehensive strategy of the Government of India for containment and management of the pandemic, along with test, track, treat and COVID-appropriate behavior as well. Implementation of the liberalized and accelerated Phase 3 strategy of COVID-19 vaccination has started from the 1st of May 2021. Under this strategy, every month 50% of the total Central Drugs Laboratory cleared vaccine doses of any manufacturer would be procured by the centre. It would continue to make these doses available in the state governments totally free of cost, as was being done earlier. The Government of India has so far provided both through the free cost category as well as through the direct procurement category more than 22.77 crore vaccine doses. Let me give you the exact number: 22 crore 77 lakh 62,450 in fact, to states and union territories. Of this, the total consumption including wastage is 20 crore 80 lakhs 9,397 doses, and this is still 8 a.m. of today. So more than 1.82 crore COVID vaccine doses are still available with the states and union territories to be administered. Furthermore, more than 4 lakh vaccine doses are in the pipeline and will be received by the states and union territories within the next 3 days. International news now. The United States government has redirected orders of critical vaccine manufacturing supplies, which will allow India to make over 20 million additional doses of AstraZeneca COVID-19 vaccines. The Acting Assistant Secretary, Bureau of South and Central Asian Affairs, Dean Thompson, also informed that the U.S. has provided over $500 million in COVID-19 relief supplies to India to fight against the pandemic. Earlier, the White House had announced that the U.S. will be sending 60 million doses of AstraZeneca vaccine to other countries, and this will start from June of 2021. The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, and the U.S. Secretary of State Anthony Blinken held bilateral discussions at the State Department. The External Affairs Minister is on a trip to Washington, and that trip has drawn to a close. Both the leaders discussed a wide range of issues, which include COVID-19 relief, efforts to strengthen Indo-Pacific cooperation through the Quad,
and a shared commitment to combating the climate crisis and enhancing multilateral cooperation, including at the UN Security Council. Secretary Blinken and the EAM, Jaishankar, they also discussed regional developments, the coup in Myanmar, and also continuing support for Afghanistan. Both the leaders pledged to continue their cooperation on shared economic and regional security priorities. In a brief remark, in their remarks to the press, in fact, before their meeting, the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, expressed his thanks to the United States for its solidarity and support to India at a moment of great difficulty for the country. We have a lot of issues to discuss. I think our relations have grown stronger over the years, and I'm very confident they'll continue to do so. But I also want to take the opportunity to express to the Secretary and through him to the administration, to the United States, for the strong support and